जनवरी 1922 में अमीलिया माजिया नाम की 22 साल की लड़की अपने दांत के दर्द से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मजबूरन उसको पास ही के एक डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और जैसे ही डॉक्टर ने उसको उस डेंटिस्ट वाली टेबल के ऊपर लेटाकर उसका मुंह खोलने के लिए कहा तो अमीलिया से अपना पूरा मुंह खोला भी नहीं जा रहा। सो डॉक्टर ने अपने औजारों के साथ उसका बड़ा सारा मुंह खोल के अपना एक प्लायर उसके मुंह के अंदर डालकर दांतों को चेक करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने वो प्लायर अपना वापस बाहर निकाला तो ना सिर्फ वो डॉक्टर बल्कि नीचे टेबल के ऊपर लेटी हुई अमीलिया इतने ज़्यादा हैरान हुए कि इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे कानून बदले गए और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को बंद करना पड़ा मजबूरन। बट आपकी कौन सी मजबूरी है? नहीं यार, आज आपका और मेरा हिसाब कर ही लेते हैं। मेरी मजदूरी दो, मुझे घर जाने दो, मुझे छुट्टी दे दो, बस बात खत्म। कितनी बार मांगना पड़ेगा यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा? समझ नहीं आता। समझ तो आप भी गए होंगे। कोई बात नहीं, दबा दीजिए उसको भी। 20,000 जिंदगी में एक वीडियो से लेके अगली वीडियो के गैप में जो 5-6 दिनों का गैप होता है उस बीच में 20,000। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस पे हैं। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिखते हैं लेट्स डाइव इन। मेरी आज की इस वीडियो को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री समझना पड़ेगा। और टाइम था जब 20वीं शताब्दी यानी कि 20th सेंचुरी शुरू होने वाली थी। 1900s अब जस्ट शुरू ही हुए थे और उस टाइम पर बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट मैरी क्यूरी, उन्होंने रेडियम को खोजा और पूरी दुनिया को दिखाया कि हाँ, ये रेडियम भी एक एलिमेंट है जो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। बट इस रेडियम का नाम ही रेडिएशन की वजह से रखा गया था, RA। लेकिन पूरी दुनिया को इसको समझने में बहुत लंबा टाइम लगा। जैसे ही रेडियम का आविष्कार हुआ, इसका एक हरे रंग का नियॉन ग्लोइंग लुक सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। सभी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और सभी ने इसकी प्रॉपर्टीज़ को इग्नोर करते हुए इसको एक हेल्थ सप्लीमेंट बताया। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी हेल्थ सप्लीमेंट कंपनी या फिर जो महिलाओं के पाउडर वगैरह बनाती हैं, क्या बोलते हैं उनको, मेकअप वाली कंपनीज इसको ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे ही सिर्फ यही है जो उनके मेकअप में 4 चांद लगा सकता है। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने मिलकर इस रेडियम को अपने सामान के अंदर मिलाना शुरू कर दिया। क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि पीने वाले पानी के अंदर भी रेडियम को मिलाया जाता और वो जैसे ही पानी हरे रंग का ग्लो करने लगता तो लोग समझते कि अगर हम इस पानी को पिएंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ऐसा ही कुछ कंपनीज भी बता रही थी। सोच कर देखिए, टूथपेस्ट के अंदर रेडियम मिलाया जा रहा था और जैसे लोग उससे अपने दांतों को ब्रश करते उनके दांत ऐसे जलने लग जाते। इनफैक्ट बहुत सारी फेस क्रीम्स के अंदर ये रेडियम मिलाया गया ताकि उस क्रीम को यूज़ करने वाले को एक अलग ही फील हो कि हाँ, उसने रेडियम वाली क्रीम लगाई है। जैसे वो क्रीम लगाते सभी का चेहरा ग्लो करने लग जाता। अब इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया के अंदर रेडियम को इस्तेमाल कर करके अपने प्रोडक्ट्स बना रही थी, तो बहुत सारी और भी कंपनियां थी जो कि इस उम्मीद में थे कि वो भी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर किस तरीके से रेडियम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेडियम पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंडिंग में था। जहां भी रेडियम इस्तेमाल हो रहा था लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे थे। और ऐसी एक कंपनी थी US रेडियम कॉर्प, जिसने इस उम्मीद में एक पेंट बनाया कि आने वाले टाइम में लोग इस पेंट को यूज़ करके अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसकी दीवारों के ऊपर ये जाकर लगेगा तो दीवारें जलने लगेंगी। और बात बिल्कुल सही भी थी। US रेडियम कॉर्प ने एक अनडार्क नाम का पेंट बनाया जो कि अब उनका बहुत पॉपुलर हो चुका था। पूरे अमेरिका के अंदर हर स्टोर के ऊपर उनका ये अनडार्क पेंट मिल रहा था जिसके अंदर रेडियम मिला हुआ था। अब इस अनडार्क का मतलब ही आप समझ सकते हैं, जो डार्कनेस को खत्म कर दे। अनडार्क यानी कि रेडियम जब उस पेंट के अंदर मिलाया गया तो पेंट जलने लगा, दीवारों के ऊपर यूज़ किया गया। बट धीरे धीरे टाइम आ चुका था 1915 के आसपास का, जब पहला विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। बट उस टाइम पर हाथ में बांधने वाली घड़ियां सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाई गई थी। इनफैक्ट हालत तो उस टाइम पर यह थे कि अगर कोई आदमी हाथ पर बांधने वाली घड़ी को यूज़ करता तो उसको गे समझा जाता, उसको होमोसेक्सुअल टाइप का कुछ समझा जाता। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो खुद एक्चुअल में होमोसेक्सुअल थे वो अपनी पहचान दुनिया को बताने के लिए हाथों पर घड़ी पहनते थे। बट पहले विश्व युद्ध के अंदर जब सैनिक रातों के टाइम पर अपना युद्ध करते तो उनको बार बार अपनी पॉकेट वॉच, उस टाइम पर आदमी टाइम देखने के लिए अपनी पॉकेट वॉच साथ में रख रहे थे, और जैसे ही वो जेब के अंदर हाथ डालकर अपनी पॉकेट वॉच निकालते इतनी देर में उनके साथ कोई कांड कर जाता। टाइम तो सबको देखना जरूरी है, क्या पता युद्ध कितने बजे बंद हो जाए। सो इस बात से युद्ध में लड़ रहे सभी सैनिक बहुत ज़्यादा मजबूर थे कि उनको टाइम देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्पेशली रात के टाइम पर। और इसी मोमेंट पर
यूएस रेडियम कॉर्प ये सामने आई, जिसने कहा कि हम आदमियों के लिए हाथ में बांधे जाने वाली घड़ियां बनाएंगे, और ना सिर्फ घड़ियां बनाएंगे बल्कि ऐसी घड़ी बनाएंगे कि उसके अंदर कोई भी सैनिक रात के टाइम पर भी टाइम देख सकता था। जैसे ये बात सेनाओं ने सुनी, उनको लगा कि ऐसे कैसे बन सकती है कोई चीज़। सो इस मोमेंट पर यूएस रेडियम कॉर्प ने हाथ में बांधे जाने वाली घड़ियां बनानी शुरू करी, और उसके अंदर जो लिखे होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और तीनों वो सुइयां, घड़ी की तीनों सुइयां घंटे मिनट और सेकंड वाली, उन सभी सुइयों के ऊपर उन्होंने हल्के हल्के पेंट से रेडियम का जो उनका अनडार्क वाला पेंट था उसके ऊपर वो हल्का हल्का पेंट लगा दिया, और सभी नंबर्स के ऊपर भी पेंट कर दिया वो अनडार्क वाला, जिससे रात के टाइम पर भी अगर ऐसे वो देखते उन घड़ियों को तो वो नंबर्स ग्लो कर रहे थे। अब जैसे ये घड़ी मार्केट के अंदर आई, लिटरली इस घड़ी ने आग लगा दी। ना सिर्फ सेनाएं बल्कि और भी प्राइवेट एजेंसीज बल्क ऑर्डर्स यूएस रेडियम कॉर्प को भेज रहे थे कि कैसे भी करके उनको इन घड़ियों का बहुत बड़ा स्टॉक चाहिए। मजबूरन यूएस रेडियम कॉर्प को दिन रात मेहनत करके ऐसी ऐसी घड़ियां तैयार करनी पड़ रही थी। यूएस रेडियम कॉर्प ने अपनी फैक्ट्री ऑरेंज न्यू जर्सी के अंदर सेटअप करी, जिसके बाद उन्होंने अपनी भर्ती करनी शुरू कर दी। बहुत सारे लड़कियों का स्पेशली इंटरव्यू लिया गया, जिसके अंदर मेनली टीनेज लड़कियां जो अभी अभी स्कूल से पास आउट हुई थी वो इस कंपनी के अंदर आकर इंटरव्यू देने लगी, क्योंकि सभी को नौकरी करने की इच्छा थी। जल्दी इस कंपनी ने इंटरव्यूज कंप्लीट करके बहुत सारी लड़कियों को एज ए डायल पेंटर्स, जो उनकी जॉब की डेजिग्नेशन थी, एज ए डायल पेंटर भर्ती कर लिया। कंपनी के अंदर लड़कियों को भर्ती करने का मकसद सिर्फ यही था कि लड़कियों के हाथ काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, उनसे वो जो ब्रश पकड़ने वाली थी वो उसको नाजुक तरीके से पकड़कर अच्छे तरीके से पेंट कर सकती थी। 1920 तक आते आते 300 से भी ज़्यादा लड़कियां इस कंपनी के अंदर अब काम कर रही थी एज ए डायल पेंटर। सोच कर देखिए आप, एक लड़की डेली तकरीबन 250 घड़ियों के डायल को वो पेंट करती अपने हाथों से, और इस काम करने के बदले इन लड़कियों को तकरीबन $20 उस टाइम के पर हफ्ते दिए जाते, यानी कि महीने में तकरीबन 80 से $85 उस टाइम पर बहुत थे। टीनेज लड़कियां इसके तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी कि जिसकी भी नौकरी लगती वो अपने ना सिर्फ दोस्तों को बल्कि पूरे परिवार को बुलाकर बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज थ्रो करती, क्योंकि इन सब के लिए इस कंपनी के अंदर जॉब लगना किसी लॉटरी से कम नहीं था। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उस टाइम पर पूरे अमेरिका के अंदर सिर्फ 5% महिलाएं ही थी जो कि नौकरी कर रही थी, और ये लड़कियां जो कि 300 से ज़्यादा कुछ लड़कियां यूएस कॉर्प के अंदर काम कर रही थी, ये उन 5% में से ही थी। सो इनकी नौकरी के पहले दिन ही इनको समझा दिया गया था कि आखिर इनको काम क्या करना है। इनका काम तो सिंपली बस यही था, इनको एक टेबल कुर्सी के ऊपर बैठकर सामने इनके एक डब्बा रखा होता जिसके अंदर बहुत सारा अनडार्क पेंट, जिसके अंदर बहुत सारा रेडियम मिलाया गया था। साथ में इनको एक बहुत ही बारीक सा ब्रश दिया जाता, और उस ब्रश को बार बार पेंट के अंदर डिप करके उसके ऊपर पेंट लगाकर उसकी बालों पर उसके जो भी वो होते हैं, और उस ब्रश को फिर डायल के ऊपर जैसे वो नंबर लिखे होते उनके ऊपर बहुत ही सटीकता से घुमाना होता, और हर एक डायल के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जो कि उनको वो ब्रश वापस उसकी जो वो बाल थे आगे जो लगे होते हैं, जो उनके आई थिंक ब्रेसिस जो भी बोलते हैं उनको, ब्रजल्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उनको, उसको वापस मुंह में लेकर उसको नुकीला बनाना होता। आपने देखा होगा कई बार हम भी कुछ भी अगर पेंटिंग वगैरह करते हैं या फिर कुछ भी अगर हमें ब्रश की नोक को सीधा करना हो तो हम बार बार उसको मुंह में लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा थूक लगाकर उसको सीधा कर देते हैं, पैना सा हो जाता है एकदम वो, और दोबारा से उस ब्रश को पेंट के अंदर डुबोकर वापस डायल के ऊपर पेंट करना था। कंपनी ने इस टेक्निक को नाम दिया लिप डिप पेंट। कंपनी ने इन सभी लड़कियों को बताया था कि ये पेंट उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे ही वो इस पेंट के अंदर डूबा हुआ ब्रश अपने मुंह के अंदर लेंगी तो वो रेडियम को इनहेल कर रही हैं, उसको खा रही हैं। और इन लड़कियों को बहुत ज़्यादा विश्वास भी था क्योंकि मार्केट के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स थे जिनके अंदर रेडियम शामिल किया जाता और लोग उसको बहुत चाव से खा रहे थे। अब इनको तो एक्चुअल में प्योर रेडियम, जिसके अंदर थोड़ा सा पेंट ही मिलाया गया था, वो प्योर रेडियम ये अपने शरीर के अंदर खा रही थी, उसको निगल रही थी। इनको बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट टाइम के साथ साथ 1 महीना ही जॉब करने के बाद लड़कियों का शरीर पूरा ग्लो करने लगा। रात के टाइम पर जब ये शिफ्ट अपनी ख़त्म करके कंपनी से बाहर निकलती अपने घर जाने के लिए, तब अंधेरे के अंदर इनका शरीर अलग ही चमकता हुआ दिखाई देता। और ये वही पॉइंट था जिस टाइम पर लोगों ने इन लड़कियों को रेडियम गर्ल्स का नाम दिया, क्योंकि ये सभी लड़कियां चमकती हुई उस वर्कशॉप से बाहर निकलती, लोग इनको देखते और बहुत हैरान होते। इन लड़कियों ने भी थोड़ा सा चालाक बनने की सोची और वो अपने घर से
बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस, पार्टी वेयर्स ड्रेस को पहन कर यहाँ वर्कशॉप में आने लगी। और जब उनका वो ब्रेक टाइम होता, दिन में खाना खाने का टाइम होता, उस टाइम पर ये अनडार्क पेंट को अपने उस ड्रेस के ऊपर जगह जगह पेंट कर लेती ताकि वो उनकी ड्रेस और ज़्यादा चमके। इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियों ने तो अपने वो बालों के अंदर भी बहुत सारा रेडियम लगा लिया। इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी थी जिन्होंने उस पेंट को उठा कर ब्रश से अपने दांतों के ऊपर रगड़ लिया ताकि वो रात को अगर ऐसे हंसे तो बाहर रोशनी निकले, उनके दांत चमकते हुए दिखाई दें। किसी को भी कोई आइडिया नहीं था, और स्पेशली इन लड़कियों को जिनको सिर्फ पैसा बनाने की मशीन समझकर इस तरीके से लगाया गया था। लड़कियां यहाँ खुश थी कि उनको रेडियम मिल रहा है, कंपनी यहाँ खुश थी कि उनको बहुत ही सस्ती लेबर मिल रही है, स्पेशली वो किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन लड़कियां बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी थी इस जॉब को पाकर। इनफैक्ट जिस कंपनी के अंदर ये लड़कियां काम कर रही थी, यानी कि यूएस रेडियम कॉर्प, उस कंपनी के अंदर काम करने वाले सभी साइंटिस्ट, उन सबको आइडिया था कि आखिर रेडियम क्या चीज़ है। और हर रोज़ जब वो अनडार्क पेंट की डोजेस बनाते, उसके अंदर रेडियम का इस्तेमाल करके डब्बों को भरते, उस टाइम पर वो खुद तो बड़े बड़े लेड के मास्क अच्छे से अपनी वो शील्ड पहन कर उस पेंट को तैयार करते। लेकिन वो डब्बा सीधे तौर पर ले जाकर एक एक टेबल के ऊपर रख दिया जाता, और जब लड़कियों की शिफ्ट शुरू होती तो उनको अपना डब्बा भरा हुआ वहीं पर मिलता। जबकि जिस आदमी ने ये अनडार्क पेंट बनाया था, वो आदमी जब इस फैक्ट्री के अंदर आया और उसने 300 से भी ज़्यादा लड़कियों को एक शिफ्ट पर ये काम करते हुए देखा, तो उसने एक लड़की को पर्टिकुलरली जाकर बोला कि प्लीज़ आप इस पेंट को अपने मुंह के अंदर मत लो, इस ब्रश को अपने मुंह के अंदर बार बार मत डालो, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। बट उस लड़की को भी विश्वास था, और साथ में उस टाइम पर इस पूरे स्टोर का मैनेजर भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। उस मैनेजर ने इस अनडार्क बनाने वाले इन्वेंटर को वहीं पर टोका कि नहीं नहीं नहीं, आप इनको कुछ भी मत बोलिए, ये हमारे लिए काम कर रही हैं, ये जो भी कर रही हैं बिल्कुल परफेक्ट कर रही हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनकी हेल्थ के लिए खतरनाक हो। मैनेजर के साथ इस कंपनी में काम करने वाले हर सीनियर अधिकारी को पता था कि रेडियम एक जहर है जो कि धीरे धीरे उनके शरीर को खत्म कर देगा, लिटरली खत्म कर देगा, और इसकी कोई भी दवाई नहीं है, इसका कोई एंटीडोट नहीं है। बट यहाँ बहुत मोटा पैसा काम कर रहा था, बहुत मोटा पैसा इन 300 लड़कियों से बनाया जा रहा था। लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजेबल आइटम्स की तरीके से यहाँ ट्रीट किया गया इस कंपनी के अंदर। धीरे धीरे टाइम और बीतता रहा, अब नियरली टाइम आ चुका था 1920 के आसपास का। 1920 लगभग खत्म होने वाला था, और यहाँ इन लड़कियों को काम करते हुए 3 सालों के आसपास का टाइम बीत चुका था। कुछ नई भी थी, कुछ पुरानी भी यहाँ पर। लेकिन अब इन 3 सालों के बाद ही असली दिक्कत शुरू हुई, और इस पॉइंट के बाद से जो भी इस वीडियो के अंदर मैं आगे बताऊंगा वो सच में बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। सो उन चीज़ों को अगर आप हैंडल नहीं कर सकते, बहुत ही ग्राफिक डिटेल्स, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, वरना चलिए मेरे साथ। सबसे पहली शुरुआत हुई मिसकैरेजेस से। बहुत सारी लड़कियां जो हाल ही में जिनकी शादी हुई थी, या फिर जो बिना शादी के भी किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, उन्होंने जब इंटीमेसी बनाई और उनमें से कुछ प्रेग्नेंट हुई तो उनका अनटाइमली मिसकैरेज हो गया। और जब वो डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए गई तो बहुत सारे उनके टेस्ट परफॉर्म किए, और उनमें सामने आया कि जिनका भी मिसकैरेज हुआ है उन सभी के शरीर के अंदर कैंसर मौजूद है। अब ये सारी डिस्कशन चली रही थी कि बहुत सारी लड़कियों ने अपने शरीर के अंदर दर्द फील करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उनको चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जब वो सुबह सोकर उठती तो उनसे बेड से उठा तक नहीं जा रहा, और जब बेड से उठने की कोशिश करते करते वो गिर जाती तो उनमें से बहुत सारी लड़कियों की हड्डियां अपने आप क्रैक हो रही थी। हालत यहाँ तक की थी कि अगर वो डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर उनके बोन्स के रिफ्लेक्स को चेक करता, आपने देखा होगा कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास एक वो रबड़ वाला हथौड़ा सा होता है और वो मार मार कर चेक करते हैं। जब उन लड़कियों के ऊपर वो हथौड़ा मारा गया, वैसे तो उससे बस हल्का सा दर्द होता है, लेकिन नहीं, यहाँ लड़कियों की हड्डियां टूट रही थी। इसके अलावा पर्टिकुलरली 2 ऐसी लड़कियां जो डॉक्टर्स के पास गई क्योंकि उनका मुंह आगे से बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, और जब डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया तो उनको पता चला कि उनकी जो चिन थी, ठोड़ी जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा नीचे तक बढ़ चुकी थी। इसके अंदर एबनॉर्मल मास की ग्रोथ हो चुकी थी। ऑब्वियसली ये कुछ और नहीं बल्कि ट्यूमर था। इन 300 लड़कियों में से सबसे पहली लड़की अमीलिया माजिया नाम की 1922 जनवरी के महीने में वो सबसे पहली बार डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि उसको बहुत तेज़ दांतों के अंदर दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने उसको अपने कैबिन के अंदर बुलाया। वो जो डेंटिस्ट की टेबल थी उसके ऊपर जाकर अमीलिया माजिया लेटी, और जैसे डॉक्टर ने उसको मुंह खोलने के लिए कहा, बट अमीलिया अपना पूरा मुंह खोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसके मसूड़ों के अंदर, उसके पूरे जबड़े के अंदर बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। सो डॉक्टर ने अपने
अपने औजारों के साथ उसका मुंह और बड़ा खोलने की कोशिश करी। ऑब्वियसली उस टाइम पर उसको बहुत पेन हुआ होगा, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि मुंह खोलने के बाद डॉक्टर ने जब अपने प्लायर के साथ उसके दांतों को हिलाने की कोशिश करी चेक करने के लिए कि किसके अंदर बीमारी है, बट एक दांत को पकड़ते ही पूरे की पूरी ऊपर वाली जो जाड़ होती है वो पूरी की पूरी लाइन ही बाहर आ गई। पूरा का पूरा जबड़ा उस प्लास के अंदर फंस चुका था, उस प्लायर के अंदर फंस चुका था। और डॉक्टर जैसे उसको बाहर लेकर आया, उसको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो कैसे सकता है। उसने तुरंत अपनी एक्सरे मशीन रेडी करी, और आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स की एक्सरे मशीन एक सिलेंड्रिकल टाइप की होती है और वो जबड़े के अंदर डालते हैं, वो मुंह के अंदर डालते हैं। और जैसे ही डॉक्टर ने वो एक्सरे वाली मशीन अमीलिया के मुंह के अंदर डाली और जब उसकी रिपोर्ट सामने आई, डॉक्टर हैरान क्योंकि अंदर हड्डियों के नाम पर सिर्फ एक छत्ता था। जी हाँ, आपने देखा होगा मधुमक्खी का फिर किसी भी ऐसे कीट पतंगे का छत्ता देखा होगा आपने, वो हनीकॉम्ब जैसी, वो जो बीच में छेद हो जाते हैं बहुत सारे, ऐसे ही बिल्कुल छेद अमीलिया के जबड़े की हड्डियों के अंदर हो चुके थे। पूरी की पूरी हड्डियां खोखली बन चुकी थी। डॉक्टर्स ने तुरंत अमीलिया को बता दिया कि तुम्हें कुछ और नहीं बल्कि रूमेटिज्म नाम की वो दांतों की बीमारी हो चुकी है जिसके अंदर हड्डियों का ऐसा हाल हो जाता है। अभी तक भी किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ उस फैक्ट्री की वजह से है जिसके अंदर ये सारी लड़कियां काम करती हैं। अभी तक भी किसी ने कुछ सच नहीं बताया। मजबूरन मई 1922 तक अमेलिया उस फैक्ट्री के अंदर काम करती रही बिना जबड़े के। उसको खाना पीना सब लिक्विड लेना पड़ रहा था क्योंकि वो खाने के लिए चबा ही नहीं सकती, उसके अंदर दांत ही नहीं है। मजबूरन उसको सारा लिक्विड खाना खाना पड़ रहा। सुबह सुबह उठकर वो फैक्ट्री जाती, वहीं वो लिप डिप पेंट वाली टेक्निक अपनी परफॉर्म करती। इतना भयंकर पेन उसको पूरे शरीर के अंदर हो रहा था, जबड़ा उसका है नहीं। सोच कर देखिए आप किस तरह की लाइफ वहाँ की लड़कियां जी रही थी। बट जून 1922 के पहले हफ्ते में ही अपने दर्द से परेशान होकर, अपनी बीमारियों से परेशान होकर अमेलिया ने वो नौकरी छोड़ दी। बेशक वो अंदर से उस नौकरी को छोड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो मजबूर थी इस नौकरी को छोड़ने के लिए। सो जैसे उसने वो नौकरी छोड़ी, प्रॉपर उसको बेड रेस्ट घर पर मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसके शरीर का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे ही रात होती, रात को पूरे कमरे के अंदर बहुत भयंकर रोशनी होती क्योंकि अमीलिया के शरीर से अभी भी रेडियम की वो रोशनी बाहर निकल रही थी। बट इस बेड रेस्ट के टाइम पर ही धीरे धीरे अमीलिया के पूरे मुंह के अंदर बहुत बड़े बड़े छाले हो चुके थे और वो धीरे धीरे फूटने लगे। लेकिन उनसे होने वाली ब्लीडिंग इतनी भयंकर थी कि कोई भी डॉक्टर उनको रोकने में कामयाबी नहीं हुए। दवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अमीलिया को एस्पिरिन दिया जा रहा था। बट सितंबर 1922 का टाइम आ चुका था। जी हाँ, सितंबर 1922 के दूसरे हफ्ते में अमीलिया की अपने ही बेड पर लेटे लेटे मौत हो चुकी थी। उसके मुंह के अंदर इतनी हैवी ब्लीडिंग हुई, उसके जो अल्सर थे वो अल्सर सारे फूट चुके, अंदर छाले सारे फूट चुके। और जैसे वो फूटे, इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो चुकी थी, अंदर वाले ऑर्गन्स ने भी ब्लीड करना शुरू कर दिया और अमीलिया इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अमीलिया माजिया की मौत होने वाली सबसे पहली मौत थी, जो कि इस फैक्ट्री में काम करने वाली 300 लड़कियों का अब आगे आगे धीरे धीरे नंबर लगने वाला था। 1924 तक आते आते 9 और लड़कियों की मौत यहीं पर हो चुकी थी। और इन सभी के बीच में वही कॉमन था कि ये 9 की 9 लड़कियां इसी यूएस रेडियम कॉर्प के अंदर काम कर रही थी और वही टेक्निक अपनाती, लिप डिप पेंट। उस पेंट को डिप करो, लिप से उसको पहना करो और वापस डायल के ऊपर पेंटिंग करो। रेडियम की 9 लड़कियों की जान अभी तक जा चुकी थी। बाकी बची हुई लड़कियां भी अब धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर वो सिम्टम्स फील कर रही थी कि जो बाकी 10 लड़कियों ने फील किया था, इंक्लूडिंग माजिया। और जब बाकी बची हुई लड़कियों के अंदर वो सिम्टम्स आए तो सभी ने मिलकर पूरे शहर के डॉक्टर्स को खंगाल डाला, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनकी बीमारी को बताने के लिए तैयार नहीं। मोस्ट कॉमन बीमारी उनको बताई गई कि तुम्हें टीबी की बीमारी है और उसी की वजह से तुम्हारे पास अब दिन बहुत कम है, तुम्हारी भी जान जाने वाली है। लेकिन इस बात का आइडिया किसी को भी नहीं था कि असल में यूएस रेडियम कॉरपोरेशन नाम की उस कंपनी ने शहर के सभी डॉक्टर्स को खरीदा हुआ है। बहुत मोटा पैसा उन डॉक्टर्स के पास भी जा रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही इन लड़कियों के शरीर के अंदर वो पॉइजन फैलेगा, वो हर लिप डिप पेंट के टाइम पर जैसे अपने मुंह के अंदर वो ब्रश लेती हैं, वो एक जहर को इंजेक्ट कर रही हैं, रेडियम नाम के उस जहर को, और धीरे धीरे डॉक्टर्स के पास ये लोग जाएंगे। इससे पहले ही यूएस रेडियम कॉर्प ने उन डॉक्टर्स को बहुत मोटा पैसा पहुंचा दिया कि अगर आपके पास हमारी कोई भी एम्प्लॉई आए अपनी बीमारी लेकर, तो आपको बस गलत बीमारी बतानी है, उनको टीबी बता देना या फिर उनको मेंटली अनस्टेबल बता देना, हमारे बारे में कुछ भी मत बोलना। प्लांट वालों ने एक फॉर्मेलिटी करने के लिए डॉक्टर सीसल ड्रिंकर नाम के एक साइंटिस्ट को हायर किया कि आखिर वो हमारी फैक्ट्री का मुआयना करे, आकर अपनी रिसर्च करे और हमें बताए कि आखिर क्या बीमारी है।
जब डॉक्टर सीसिल ट्रिंकर अपने साथ अपने इक्विपमेंट्स लेकर आए तो उन्होंने बहुत सारी लड़कियों के भी टेस्ट किए, पूरे प्लांट में यूज़ होने वाली मशीनरीज के भी टेस्ट लिए और उस रेडियम के भी टेस्ट लिए, जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया कि ये पूरा का पूरा प्लांट बहुत ही ज़्यादा कंटेमिनेटेड है। इसके अंदर हाई लेवल ऑफ रेडिएशंस मौजूद हैं जो कि एक इंसान के लिए जानलेवा 100% होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा जो भी ये लड़कियां यहाँ पर काम कर रही हैं, इनके साथ जो भी बीमारी हो रही है उसके पीछे रेडियम जिम्मेदार है। इसके अलावा ये लड़कियां चलती फिरती एक डेथ कैप्सूल्स हैं, मतलब कि जिस घर के अंदर रहती होंगी वो अपने परिवार वालों को भी अपने साथ कंटेमिनेट कर रही होंगी। डॉक्टर सीसिल ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके यूएस रेडियम कॉर्प के हाथों सौंप दी और यही सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ उन्हें वो रिपोर्ट पब्लिकली उसको बताना चाहिए था, जाकर मीडिया हाउसेज में देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जाकर सीधा यूएस रेडियम कॉर्प के हाथों सौंप दी। और जब यूएस रेडियम वालों ने वो रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पर वो जो साइन थे डॉक्टर सीसिल के वो रखे, बाकी ऊपर जो भी लिखा हुआ था उसको सब बदल दिया। जहाँ जहाँ उन्होंने रेडियम के बारे में गलत लिखा हुआ था उन सबको हटाकर वहाँ पर हेल्थ बेनिफिशियल चीज़ें लिख दी कि आखिर रेडियम हमारे लिए कितना लाभदायक है, उसको शरीर में लेने से कितने फ़ायदे होते हैं, हमारी बॉडी मजबूत बन जाती है, हम बहुत अच्छे दिखने लगते हैं, चेहरे पर ग्लो आ जाता है। इस रिपोर्ट के अंदर तो ये तक लिखा जा चुका था कि इस प्लांट के अंदर काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ बिल्कुल परफेक्ट हैं, स्पेशली रेडियम गर्ल्स जो कि उस डायल पेंटिंग का काम कर रही थी, वो लड़कियां एकदम परफेक्ट है, उनकी हेल्थ के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। इस प्लांट के अंदर काम करने वाला हर एम्प्लॉय कंटेमिनेटेड था। अब आप सोच ही सकते हैं कि उन 300 प्लस लड़कियों की तो हालत ही क्या होगी जो अपने साथ उस रेडियम को निकल भी रही थी। हर डायल पेंटिंग के साथ उसको वो ब्रश को चूसना और सारा लिक्विड अपने अंदर लेकर जाना, उनके तो हाल ही क्या हुए होंगे। बट आखिर ये रेडियम इतना ज़्यादा दिक्कत क्यों कर रहा था? तो असल में रेडियम बहुत ही क्लोज एक भाई है कैल्शियम का, क्योंकि दोनों ही सिल्वरी वाइट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। और जैसे ही हम रेडियम को अपने शरीर के अंदर डालते हैं तो हमारे शरीर को लगता है कि कैल्शियम मिल गया, अब तो मौज होगी, पार्टी होगी। इसलिए हमारा शरीर उस निकले हुए रेडियम को पेट से निकाल कर उसको फिल्टर करके, अब क्योंकि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमारे ब्लड फ्लो के साथ हमारा शरीर उसको कैल्शियम समझकर पूरे हड्डियों के अंदर और पूरे मसल्स के अंदर उसको पहुंचा देता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बट यहाँ हमारे शरीर को भी कोई आइडिया नहीं होता कि ये कैल्शियम नहीं बल्कि रेडियम है। और जैसे वो पूरे शरीर में फैलता है उसी टाइम रेडिएशन शुरू हो जाती है और वो अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खोखला बनाकर अंदर कैंसर बना देता है। ये रेडियम कितना खतरनाक था इसका अंदाज़ा आप इस फोटो को देखकर लगाइए। ये लड़की है ग्रेस फ्रायर नाम की, जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में सन 1917 में यूएस रेडियम कॉर्प के अंदर एज ए डायल पेंटर नौकरी शुरू करी थी। लेकिन सिर्फ 1-1.5 साल नौकरी करने के बाद ही ग्रेस फ्रायर का ये हाल हो चुका था, जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी लड़कियों का क्या हाल हुआ होगा। इनफैक्ट जिस साइंटिस्ट ने रेडियम को खोजा था, जी हाँ, मैरी क्यूरी, उन्होंने बताया था कि रेडियम की हाफ लाइफ 1600 सालों की होती है, यानी कि 1600 सालों की। मतलब एक इंसान मर जाएगा, उसके भी शतकों बाद तक उसके शरीर से रेडिएशन बाहर निकलती रहेगी। ग्रेस फ्रायर का अंतिम दिन जब उसकी मौत हुई उस दिन जैसे वो सुबह सुबह उठने की उसने कोशिश करी अपने बेड से, लेकिन उसे उठा ही नहीं गया, क्योंकि जैसे उसने खड़े होने की कोशिश करी उसका लिटरली पूरा का पूरा शरीर ऐसे गिरकर नीचे की तरफ जा चुका था। मतलब उसके पैर अभी भी बेड के ऊपर ही हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी बेंड हो चुकी थी। लेकिन उसने जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश करी वो ऊपर उठ ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की सारी हड्डियाँ पूरे तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी, अंदर ही उनका चूरा बन गया और ग्रेस फ्रायर को पता तक नहीं चला। जबकि उसके माता पिता भागकर बाहर से एक स्पेशली वो जाल सा आता था मेटल का, उस टाइम पर बूढ़े लोगों के लिए वो इस्तेमाल किया जाता था ताकि उनकी कमर आगे की तरफ झुके ना, और वो जाल भागकर लेकर आए। तुरंत ग्रेस फ्रायर को वो जाल लगाया गया। उस जाल के सहारे बेचारी ग्रेस फ्रायर को उस दिन खड़ा किया गया। लेकिन कब तक? थोड़ी देर बाद जब ग्रेस फ्रायर ने बोलने की कोशिश करी तो उसका जो नीचे लटका हुआ था, ट्यूमर लटका हुआ था, उस ट्यूमर के अंदर से ब्लीडिंग होने लगी। तुरंत उसके माता पिता ने कपड़े ले लेकर उसके ट्यूमर को रोकने की कोशिश करी। उसके अंदर से ब्लड बाहर निकल रहा था, बहुत हैवी ब्लड बाहर निकल रहा था। उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी के जबड़े को हाथ लगाया, ऐसे जब वो कपड़े पकड़कर उसके गाल को ऐसे पकड़ कर रखे हुए थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ ना सिर्फ ये ट्यूमर ब्लीड कर रहा है बल्कि
जहां उन्होंने वो कपड़ा उसके गाल के ऊपर रखा हुआ है, बल्कि उस गाल से भी खून निकलना शुरू हो चुका था। क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि अपने अंतिम दिन बेचारी ग्रेस फ्रेयर का मुंह, आगे का मुंह, ये पूरा जबड़ा और साथ में वो ट्यूमर उसके पूरे चेहरे से अलग हो चुके थे, लिटरली अलग हो चुके थे। उसके माता पिता ने जो वो कपड़ा यहाँ लगा कर रखा हुआ था, वो कपड़ा उसके अंदर चला गया और आगे से ये होठ, आगे वाले दांत और नीचे वो ट्यूमर, वो सारा आगे की तरफ लटक चुका था। सोच कर देखिए आप यहाँ हाल कितने बुरे थे। बट ग्रेस फ्रायर की डेथ वो वेस्ट नहीं जाने वाली थी। क्यों? क्योंकि उसके पिता अमेरिकी सरकार में यूनियन रिप्रेजेंटेटिव थे। इसीलिए जैसे ही उनको पता लगा कि उनके बेटी के साथ ये सब कुछ हो चुका है, उन्होंने सीधे तौर पर यूएस रेडियम कॉर्प को कोर्ट के अंदर घसीटने की बात कही, क्योंकि उनको लग रहा था कि सब कुछ उसी वजह से हो रहा है, क्योंकि वहीं पर काम करने वाली लड़कियां इस तरीके से मर रही हैं, उन्हीं के शरीर के साथ ये सब कुछ हो रहा है। पूरे शहर के अंदर ये अफवाहें उड़ चुकी थी कि जितनी भी लड़कियां इस यूएस रेडियम कॉर्प के अंदर काम करती हैं, ये सभी घोस्ट गर्ल्स हैं, इनके अंदर से अजीब ही लाइट्स निकलती है, इनके अंदर आत्माओं का वास है, वो जो जगह जिस पर ये काम करती हैं वो जगह श्रापित है। इस टाइप की बातें पूरे शहर के अंदर फैल चुकी थी। जबकि उन लड़कियों के ऊपर क्या बीत रहा था ये सिर्फ वो लड़कियां ही जानती थी, क्योंकि जिस भी डॉक्टर के पास वो अपना इलाज करवाने के लिए जाती, अपने टेस्ट करवाने के लिए जाती, तो उनको हमेशा गलत बीमारी बताई गई। मोस्ट कॉमन या तो टीबी या फिर सिफिलिस, ये दो बीमारियों की टेस्ट रिपोर्ट बनाकर उनको दे देते कि तुमको तो ये हो चुका है, इस वजह से तुम्हारे शरीर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। बट कब तक चलता? 1924 का एंड होते होते 1925 की अभी स्टार्टिंग ही हुई थी कि जो लड़कियां जिन्होंने इस कंपनी के अंदर काम किया था और वो अब अपने शरीर को लेकर परेशान होकर इस नौकरी को छोड़ चुकी थी, उन लड़कियों ने अपना एक ग्रुप बनाया और स्पेशली बहुत सारा पैसा तो उनकी बीमारी के अंदर लग चुका था, बट जो बचा कुचा पैसा था उसको देकर उन्होंने एक अच्छा वकील हायर किया। उस वकील ने ये केस कोर्ट के अंदर डाला, लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि उस टाइम पर रेडिएशन पॉइजनिंग जैसी कोई चीज़ किसी को पता ही नहीं था, ऐसी कुछ भी होती है। इसी वजह से कोर्ट को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इन लड़कियों के लिए करे तो करे क्या। बट उस टाइम पर उस वकील ने, जो कि इनका केस लड़ रहा था, उसने एक अच्छा डॉक्टर और हायर किया दूसरे शहर का। उसने आकर अमीलिया माजिया की जो कब्र बनाई गई थी, जहाँ पर उसको दफनाया गया था, उसके ताबूत को खोलकर अगेन उसकी गली सड़ी लाश से सैंपल लिए, स्पेशली उसकी हड्डियों के, और जैसे उन हड्डियों को टेस्ट किया गया तो वो डॉक्टर इतना ज़्यादा हैरान, क्योंकि अभी तो कुछ ही टाइम हुआ था, कुछ महीने हुए थे अमीलिया माजिया को मरे हुए, अभी तक भी वो हड्डियां अंदर से ग्लो कर रही थी। रात के टाइम पर जैसे उस डॉक्टर ने हड्डी को देखा तो वो ऐसे जल रही थी, उसके अंदर से रोशनी बाहर निकल रही थी। वो डॉक्टर समझ चुका था कि एक लड़की जो कि महीनों पहले मर चुकी हो, उसका ये हाल है, तो अभी जो जिंदा हैं, जो इस बीमारी से लड़ रही हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। इसके अलावा वो वकील इनमें से कुछ लड़कियों को अपने साथ एक अलग लेबोरेटरी के अंदर लेकर गया। बट जब डॉक्टर्स उन लड़कियों के ऊपर टेस्ट कर रहे थे तो उन डॉक्टर्स को बहुत अजीब चीज़ पता लगी। असल में वो जैसे इन लड़कियों के पास जाते तो उन डॉक्टर्स को भी अपने आप चक्कर से आ रहे थे, उनका भी उल्टी जैसा करने का मन हो रहा था, और उनको भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो कैसे सकता है। अगर रेडिएशन का भी वो शिकार हो रहे हैं धीरे धीरे, बट वो इस तरीके से नहीं होती। इसलिए उन डॉक्टर्स ने स्पेशली इन लड़कियों की सांस को चेक किया। जी हाँ, सांस लेते टाइम तो वो ऑक्सीजन अंदर ले रही थी, बट जब वो बाहर निकाल रही थी तो वो कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, बल्कि वो रेडॉन गैस थी। जी हाँ, जिस टाइम पर इन लड़कियों ने बहुत सारा रेडियम अपने अंदर लिया होगा, उसके बाद इनके शरीर के अंदर वो रेडियम जम गया। बट बाद में जैसे ही वो खून फ्लो करता है और ऑक्सीजन लेकर जाता है पूरे शरीर के अंदर, बट बाहर निकलते टाइम उसके अंदर रेडियम से निकली हुई रेडॉन गैस भी इंक्लूड थी, और जैसे वो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती, फेफड़े उस रेडॉन गैस को बाहर निकाल रहे थे, और वो रेडॉन गैस खुद अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा जहरीली थी। अब आप सोच सकते हैं कि उन लड़कियों का क्या हाल हो रहा होगा। 1927 का टाइम आ चुका था, बची कुची रेडियम गर्ल्स सारे की सारी अब बेड पर आ चुकी थी। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने शरीर को थोड़ा सा भी हिला सकें। और इस टाइम पर एक और नया वकील जिसका नाम रेमंड हैरी था, रेमंड ने इस केस को अपने अंडर लिया और उसने पर्टिकुलरली सभी लड़कियों से जाकर बात करने की कोशिश करी। रेमंड जिस भी लड़की से जाकर मिलता उससे हैंडशेक करने की कोशिश करता, बट लड़कियां हाथ ही नहीं उठा पा रही थी। खुद से रेमंड ने उनका हाथ उठाकर हैंडशेक करने की कोशिश करी, बट अंदर कोई हड्डी ही नहीं थी। लिटरली शरीर पूरा ऐसा का ऐसा, लेकिन एक भी हड्डी अंदर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि इंसानी शरीर एक कंबल बन चुका हो, उसको किसी भी तरीके से फोल्ड कर लो। यूएस रेडियम कॉर्प को पता चल चुका था कि वकील अब बदल रहे हैं, अलग अलग वकीलों को खरीदना भी बहुत मुश्किल होगा। वो वकील एक्चुअल में इन लड़कियों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन किसी भी तरीके से पैसे खिला खिला कर वो इन लीगल प्रोसीडिंग्स को डिले करवाने की कोशिश कर रहे थे।
बहुत मोटा पैसा ना सिर्फ जजेस को, अदालत के अंदर काम करने वाले हर मेंबर को दिया गया, डॉक्टर्स को दिया गया जो कि अब इन लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर कोर्ट की हेल्प करने वाले थे। लेकिन फिर भी 3 सालों का टाइम बीत चुका था, 1930 का टाइम आ चुका था, अभी तक टोटल 50 से भी ज़्यादा लड़कियां मर चुकी थी इस रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से। जजेस ने सिंपली कह दिया कि जिनके भी बिहाफ पर आप ये सभी केस लड़ रहे हैं उन सभी लड़कियों को फिजिकल यहाँ पर कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा। अब आप सोच कर देखिए, वो लड़कियाँ जो कि बेड से हिल नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, कुछ खा पी नहीं सकती ढंग से, उन लड़कियों को यहाँ तक लेकर आना खुद में एक बहुत बड़ी भसड़ थी। लेकिन फिर भी उनको गाड़ियों के अंदर लोड कर करके जैसे तैसे कोर्ट के अंदर लेकर आया गया। क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि कोर्ट के अंदर चेयर्स नहीं थी बल्कि उस टाइम पर बहुत सारे बेड्स लगाए गए थे और उन बेड के ऊपर ये सभी विक्टिम्स लेटी हुई थी जो कि बची थी अभी तक। और जैसे ही वो जज सामने बैठा हुआ उन लड़कियों से कुछ भी पूछता तो वो लड़कियां सिर्फ हाथ ऐसे ऊपर नीचे कर रही थी, हाँ या ना में जवाब दे रही थी, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला किया कि जितनी भी लड़कियां बची हुई हैं उनको टोटल $10,000 एज ए कंपनसेशन दिए जाएंगे। आज के तकरीबन वो $1.5 लाख बनते हैं, इतना पैसा उनको दिया जाएगा। इसके अलावा $600 हर महीने उनको अपने मेडिकल खर्चे के लिए दिए जाएंगे ताकि वो अपनी दवाइयाँ वगैरह ले सकें। इसके अलावा उनको कुछ और नहीं दिया जाएगा। जबकि यहाँ दिक्कत ये थी कि ना सिर्फ वो लड़कियाँ बल्कि जिस घर के अंदर वो रह रही थी लड़कियाँ, उनके परिवार वाले भी वो सारे रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार थे। जब ये सारे सवाल यूएस रेडियम कॉर्प के मालिक क्लैरेंस से पूछे गए तो क्लैरेंस ने कहा कि देखिए, हमने तो उन लड़कियों को नौकरी दी है जो पहले से ही अनफिट थी, जो किसी और इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकती थी, हमने तो उनको नौकरी दी और बाद में हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। जबकि रेडियम ऐसा कुछ भी नहीं करता हमारे शरीर के साथ। अभी तक भी ये यूएस रेडियम कॉर्प इसी बात पर अटकी हुई थी कि रेडियम तो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। धीरे धीरे वो लड़कियां भी जिनका केस इस कोर्ट के अंदर चल रहा था, उन सभी लड़कियों ने आपस में डिस्कस किया कि देखिए 1930s का मिड आते आते यानी कि 1935 तक आते आते लगभग ये सारी लड़कियां मर जाएंगी। बट इन सभी लड़कियों ने आपस में ये फैसला किया कि जो भी लड़की एंड तक जिंदा रहेगी वो इस केस को लड़ेगी, इसको आगे तक लेकर जाएगी। सोच कर देखिए आप, उन लड़कियों की उस टाइम पर मेंटल स्टेट कैसी होगी जिनको पता है कि आने वाले टाइम में थोड़े टाइम के अंदर वो मर जाएंगी। वो क्या फील कर रही होंगी, कैसी अपनी जिंदगी जी रही होंगी। बट डॉक्टर्स की निगरानी में रहते रहते डॉक्टर्स को पहले ही अंदाजा हो चुका होता कि कौन सी लड़की अब कितने टाइम बाद मरने वाली है। उसके मरने से पहले उसके इफ़ेक्ट आखिर इस शरीर के ऊपर क्या हुए रेडियम के, वो स्टडी करने के लिए डॉक्टर्स ने उनके शरीर का सहारा लिया। सोच कर देखिए आप, वो बस एक डमी बन चुकी थी जिसके ऊपर रेडियम पॉइजनिंग टेस्ट की जानी थी। जिसके बाद अक्टूबर 1939 यानी कि अक्टूबर 1939 का टाइम आ चुका था। अब तक ये केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था अमेरिका की। और वहां पर सबसे पहली बार पता चला, क्योंकि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था, इस केस से पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी कंपनी के अंदर काम करते करते किसी भी एम्प्लॉइज के साथ ये सब कुछ हुआ हो, ऐसी बीमारी लग गई हो कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। इसके बारे में उस टाइम पर किसी को कोई नॉलेज ही नहीं थी। जिसके बाद से बहुत सारे नए नए कानून बनाए गए कि आखिर किस तरीके से किसी भी एम्प्लॉय की सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज किए जाएंगे। और बाद में इस केस का नाम द रेडियम गर्ल्स केस रखा गया। और जैसे ये नए नए कानून बने उसके बाद ये पूरी कंपनी यूएस रेडियम कॉर्प ये बैंकरप्ट हो चुकी थी, इसका दिवाला निकल चुका था। ऑब्वियसली सबको पता लग चुका था कि रेडियम शरीर के लिए कितना हानिकारक है। इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो उस टाइम तक भी रेडियम को बहुत ही फायदेमंद बता कर बेच रही थी, फेस क्रीम के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर, पानी के अंदर मिला कर बेच रही थी, उन सभी को भी ताला लगाना पड़ा अपना, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलने वाला, धंधा बदलो अपना। वो टाइम कितना खतरनाक था उन लड़कियों के लिए, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि आज भी जिस जगह पर वो प्लांट उस टाइम पर बना हुआ था, आज वहाँ पर एक खाली ग्राउंड है, पूरा क्लियर कर दिया गया ताकि यहाँ से रेडिएशन कम की जा सके। बट नहीं, आज भी इस जगह पर बहुत ही हाई लेवल ऑफ रेडिएशन मौजूद है। आज भी वहाँ पर कोई भी जाने से पहले अपने पूरे गियर्स डालता है, वो पूरा सूट डालता है जो कि रेडिएशन में काम करने वाले लोग डालते हैं, वो लेड मास्क वगैरह लगाकर पूरा तभी इस साइड के ऊपर जाते हैं। बट सोच कर देखिए, उन लड़की ने तो इस रेडियम को खाया था। खैर, ये वो इंसिडेंट था जिसके बाद जिसने सबसे पहला एटम बॉम्ब बनाया था उसकी भी जान बचाई, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि रेडियम इस तरीके से काम करता है। ये बहुत बहुत दिल दहला देने वाला था। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसा कोई रेडिएशन इंसिडेंट देखा है? हमारे भारत के भोपाल शहर में हुआ था वो गैस ट्रेजेडी वाला इंसिडेंट, वो भी सच में बहुत दिल दहला देने वाला था। उसको भी मैं बहुत जल्दी कवर करूँगा। लेकिन उससे पहले हुआ था चेरनोबिल डिज़ास्टर। चेरनोबिल में जो लीक हुआ था रेडिएशन,
वो भी सच में बहुत दिल दहला देने वाला था। उसके अंदर भी हज़ारों लोग मरे थे और आज तक भी वो साइट पूरी जंगल बन चुकी है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आ जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। सो आप मुझे बताइए कि क्या आपने किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में सुना है? अगर हाँ तो उसके बारे में नीचे कमेंट्स में मेरे साथ डिस्कस जरूर करें। इसके अलावा उन रेडियम गर्ल्स की आपको एक्चुअल कंडीशन की फ़ोटो देखनी हो, क्योंकि वो मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता, वो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली हैं और कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होंगी। सो अगर आपको वो देखनी है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ आकर आप मुझसे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर भी वो नहीं भेज सकते, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होगा। वो इंस्टाग्राम मेरे ऊपर बैन लगा देगा 7 दिनों का अगेन। वहाँ आकर आप मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, मैं आपको वो आज नहीं तो कल भेज दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन भेज दूंगा ज़रूर। सो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट अक्सा खान ऑफिशियल्स को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।